हेलो स्टूडेंट्स, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 11 है। लास्ट वीडियो में हम तुल्यांकी भार के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने देखा था कि अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं और क्षार का तुल्यांकी भार। तो क्षार के तुल्यांकी भार में हमने बताया था कि क्षार का तुल्यांकी भार बराबर होता है क्षार का अणु भार बटे क्षार में उपस्थित किसी भी बेस में उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयन की विस्थापित होने वाले हाइड्रोजन आयन की संख्या। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने फॉर्मूला लिया था, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम देख रहे हैं कि 2 OH उपस्थित हैं, CaOH का होल ट्वाइस, इसमें 2 OH हैं और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया अपॉन कितने OH हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्षार का तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। अब यदि सॉल्ट का निकालना हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, लवण का तुल्यांकी भार। तो लवण का तुल्यांकी भार E और सॉल्ट के लिए ले लिया हमने S। तो लवण का तुल्यांकी भार बराबर ES बराबर ES इक्वल टू क्या होगा देखेंगे। तो ES इज इक्वल टू मतलब लवण का तुल्यांकी भार बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट बराबर मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास यानी अणु भार, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट, लवण का अणु भार बटे अपॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन पर उपस्थित धनात्मक आयन पर उपस्थित धनात्मक आवेशों की संख्या। तो क्या कहने का मतलब ये है कि लवण का तुल्यांकी भार किसके बराबर होता है, लवण के अणु भार बटे अपॉन धन आवेशों की संख्या, धनात्मक धन आयनों की संख्या नहीं बल्कि धन आवेशों की संख्या। जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे, एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे हमारे पास है सोडियम क्लोराइड है। तो पहले इसको हम तोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक प्रकार का सॉल्ट है Na+ और Cl-। तो यदि हमें सोडियम क्लोराइड का तुल्यांकी भार निकालना हो तो पहले हम इसका अणु भार निकाल लेंगे। तो सोडियम में 23 और क्लोरीन का 35.5 होता है मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक वेट, परमाणु भार इनका होता है। इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 8 और 5, 58.5 इसका सोडियम क्लोराइड का अणु भार हो गया। अब देखेंगे ES बराबर क्या होता है, लवण का अणु भार, ये हो गया 58.5 बटे क्या रखना है, धन आवेशों की संख्या, आवेश जो कि धनात्मक आयन पर जो उपस्थित हो वो आवेश हो। अब धन आयन की बात करें तो ये Na+, यदि हम आयन की बात करें तो Na+ हमारा धनात्मक आयन हो गया यहाँ। लेकिन आवेश की बात करें तो हम सोडियम पर उपस्थित धन आवेशों की संख्या की बात कर रहे हैं। तो सोडियम पे कितने आवेश उपस्थित है, कितने धनात्मक आवेश उपस्थित है, 1 है, तो बटे 1 कर देंगे तो आंसर क्या हो गया 58.5। इसी तरह हमने दूसरा एग्जांपल है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड को पहले तोड़ देंगे तो Ca2+ और 2Cl-। कैल्शियम क्लोराइड जब टूटेगा तो धनायन और ऋणायन मिल जाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन आपको मिल गया Ca2+, निगेटिव आयन 2Cl-। अब इसका तुल्यांकी भार हमको निकालना है। तो ES बराबर पहले कैल्शियम क्लोराइड का हम अणु भार निकाल लें। तो कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है एटॉमिक वेट। क्लियर। क्लोरीन का कितना होता है, 35, एक क्लोरीन का 35.5। तो 2 का इंटू 2 कर देंगे, इसको पूरा जोड़ लेंगे, हमको मिल जाएगा अपॉन कितने धन आवेश होंगे, कितने। तो देखिए अगर धन आयन की बात करें तो यहाँ पर धन आयन 1 है, कैल्शियम, Ca2+ कैल्शियम है। लेकिन हम धन आवेश की बात करें, इसका मतलब कैल्शियम के ऊपर कितने धन आवेश दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज 2 दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर बटे 2 कर देंगे। देखिए बिल्कुल क्लियर रखेंगे, धन आवेशों की संख्या की बात कर रहा है, धन आयनों की नहीं। धन आयन होता तो 1 होता, लेकिन धन आवेश है तो यहाँ पर 2+। क्लियर है, तो 2 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लवण का तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। अगला इसी क्रम में इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, तत्व का तुल्यांकी भार E हो गया और स्मॉल e ले लिया हमने, अपनी तरफ से बना लिया। तो तत्व का तुल्यांकी भार बराबर, इसको निकालेंगे हम,
तत्व का तुल्यांकी भार बराबर, यानी ई कैपिटल ई स्मॉल ई इज इक्वल टू तत्व का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट। क्योंकि हम तत्व की बात करें तो पहले हम यहाँ परमाणु भार नहीं बल्कि एटॉमिक परमाणु भार, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, तत्व का परमाणु भार बटे बैलेंसी ऑफ एलिमेंट, उस तत्व की संयोजकता कितनी है। कहने का मतलब यह है कि तत्व का तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। क्लियर है। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया नाइट्रोजन का तुल्यांकी भार निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ई इज इक्वल टू, अब नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14, सभी को पता है। तो यहाँ पे 14 अपॉन बैलेंसी। अब देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दे क्या मिल जाएगा 2, 5। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल मतलब बाहरी कक्षा में संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। तो हमने बैलेंसी सबको निकालने आना चाहिए और आता भी होगा। तो बैलेंसी या संयोजकता क्या होती है, संयोजकता किसी भी तत्व किसी भी परमाणु के संयोजन की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। अब संयोजकता निकालते कैसे हैं, किसी भी परमाणु की संयोजकता निकालनी हो तो पहले उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक मतलब किसी भी तत्व की संयोजकता अगर हमें निकालनी है, किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता निकालनी है तो पहले हमें सबसे पहले उस तत्व का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक पता होगा तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हम देखेंगे कि बाहरी कक्षा मतलब अंतिम वाले में संयोजी कोष जिसको बोलते हैं, तो अंतिम वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यदि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 या 4 या 4 से कम हो, देखिए मैक्सिमम 8 हो सकती है। संयोजी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 8 हो सकते हैं। यदि संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यदि संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या 4 से कम है तो वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। मतलब यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अंतिम कक्षा में 4 है या 4 से कम यानी 1, 2, 3, 4 है तो वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। लेकिन यदि संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक है तो 8 में से माइनस कर देती है, वो उसकी संयोजकता हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 है, मतलब 4 से अधिक है तो इसका मतलब ये है कि संयोजकता 5 नहीं होगी। अब इसको क्योंकि 4 से अधिक है, 4 तक होता तो वही हो जाता। तो 8 में से 5 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यानी इसकी संयोजकता कितनी हो गई नाइट्रोजन की 3 हो गई। क्लियर है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें जो है परमाणु का किसी मतलब कहने का मतलब नाइट्रोजन का तुल्यांकी भार निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम तत्व का तुल्यांकी भार निकालते हैं। क्लियर है। तो इस क्रम में कहने का मतलब यह है कि हम किस तरीके से अम्ल का है, क्षार का है, इसके अलावा तत्व का है, लवण का है, इन सब का तुल्यांकी भार हम इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर है। तो जब तुल्यांकी भार निकालने आ गया हमको तो फिर हम नॉर्मलता बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, नॉर्मलता पे आधारित एक हम यहाँ पर न्यूमेरिकल जैसे हमारे पास 0.4 ग्राम NaOH मतलब 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्ड इन H2O। 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को H2O में डिजॉल्व किया गया। क्लियर है। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन का जो आयतन था, बिलियन का आयतन इज 100 ml कैलकुलेट। तो आप कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी। देखिए सिंपली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यदि जल में घोला गया तो जल में घोलने पर जो बिलियन का आयतन हुआ वो 100 ml हो गया। क्लियर है। तो कह रहा है कि बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी, यानी निकालना क्या है n निकालना है, नॉर्मलता हमें निकालनी है। दिया क्या है आयतन, देखिए 100 ml है, इसका मतलब आयतन V दिया हुआ है, 100 ml दिया हुआ है। क्लियर है। इसके अलावा कह रहा है 0.4 ग्राम NaOH। अब देखिए बिलियन किससे बन रहा है, पहले दिमाग में रखिए कि बिलियन बनाना है 2 चीजें चाहिए हमको, विलेय चाहिए, विलायक चाहिए, सोल्यूट और सॉल्वेंट। जो कम होगा वो विलेय है, जो ज्यादा है वो विलायक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोला गया है, ना कि पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोलेंगे तो इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा विलेय है, उसकी मात्रा कम है, और जो पानी है वो हमारा जो है वो ज्यादा है क्योंकि वो विलायक है।
तो यानी कि विलेन किससे बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल से बन रहा है। तो इसका मतलब 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या मतलब हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बिले का जो भार है वो कितना होगा 0.4 ग्राम, यानी कि यहाँ पर WA की वैल्यू दी हुई है 0.4 ग्राम। क्लियर है। तो हमें दिया क्या था, हमने देख लिया, निकालना क्या है, तो नॉर्मेलिटी निकालनी, नॉर्मलता। सबसे पहले नॉर्मेलिटी निकालनी है तो हमें उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। कहने का मतलब सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, सभी के फॉर्मूले एकदम याद रखें। जब फॉर्मूले याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से जाएगा। देखिए नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, N इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, WA इंटू 1000 अपॉन E इंटू V है। क्लियर है। यह निकालना है और V दिया हुआ है, WA दिया हुआ है, E हमको और पता करना है। E क्या है, तुल्यांकी भार। अभी हमने तुल्यांकी भार निकालना आपको बताया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है भाई, तुल्यांकी भार सबका अलग अलग तरीके से बताया निकालना। अब हम देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो बिले है वो हमारा एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, एलिमेंट है, क्या चीज है। तो यहाँ पर जो हमारा बिले है वो क्या है, वो हमारा क्षार है, बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालते थे, क्षार का अणु भार बटे OH माइनस आयनों की संख्या। तो निकाल लेंगे इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे। देखिए EB बराबर NaOH का सोडियम का 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 40 अपॉन, अब NaOH में OH कितना है 1 है, तो यानी कि कितना निकल गया इसका तुल्यांकी भार 40 निकल गया। सब पता चल गया। अब हम फॉर्मूले में रख देंगे। N इक्वल टू WA की जगह पे 0.4 रख दिया इंटू 100 अपॉन E की जगह पर कितना रख दिया 40 रक दिया, आयतन की जगह पर 100 रख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें नॉर्मेलिटी पता चल जाएगी। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं नॉर्मेलिटी पे बेस्ड। क्लियर है। अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ तक नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता हमने देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है इस क्रम में, दैट इज मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, जो भी नंबर रहा हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन, विलयन की सांद्रता निकालने के लिए नेक्स्ट जो विधि है दैट इज मोल फ्रैक्शन, या इसी को बोलते हैं मोल प्रभाज, जिसको स्मॉल x से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोल प्रभाज को स्मॉल x से दर्शाते हैं। तो विलेन का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम मोल फ्रैक्शन या इसी को कहते हैं मोल प्रभाज हिंदी में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मतलब विलेन का जो मोल प्रभाज है वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, विलेय का मोल प्रभाज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखिए क्या कह रहा है कि विलेन का जो मोल प्रभाज होता है वो विलेय के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज के योग के बराबर होता है। दैट मीन्स कि विलेन का मोल प्रभाज बराबर विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज। क्लियर है। अब हमने स्टार्टिंग में कहा था कि विलेन में 2 कंपोनेंट होंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट यानी विलेय, सॉल्वेंट यानी विलायक। सोल्यूट को हम A मान ले रहे हैं और सॉल्वेंट को B मान ले रहे हैं कि हमारा एक विलेन है, उसमें 2 कंपोनेंट है A और B, जिसमें से A हमारा विलेय है और B हमारा विलायक है। मतलब A सोल्यूट है और B हमारा सॉल्वेंट है। तो देखिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा। अब विलेन का मोल प्रभाज हमने किससे रिप्रेजेंट किया, X से। तो विलेन के मोल प्रभाज को X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, विलेन के मोल प्रभाज की जगह पर X लिख दिया। अब विलेय का मोल प्रभाज यानी XA, A फॉर विलेय, A हम किसके लिए ले रहे हैं, विलेय के लिए, सोल्यूट के लिए ले रहे हैं, प्लस विलायक का मोल प्रभाज XB। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बना, दैट इज X इक्वल टू XA प्लस XB। व्हाट इज X? X क्या है, विलेयन का मोल प्रभाज, XA क्या है, विलेय का मोल प्रभाज, XB क्या है, विलायक का मोल प्रभाज। क्लियर, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे भाई, चलो X पता चल गया, XA पता चल गया, XB, यानी X इज इक्वल टू XA प्लस XB। लेकिन व्हाट इज XA, व्हाट इज XB, XA क्या होता है और XB क्या होता है, हमको यहाँ पर देखना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे XA क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, XA इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बराबर
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन बटे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। देखिए क्या कह रहा है, फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या एन ए, हर जगह ए विलेय के लिए ए लेंगे तो मोलों की संख्या को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, विलेय यानी एन ए, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो एक्स ए बराबर हमें क्या मिल गया, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एक्स ए यहाँ पर क्या है, विलेय का मोल प्रभाज, एन ए क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, एन बी क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। एक्स ए बराबर निकल गया, हम एक्स बी इक्वल टू निकालेंगे अब। तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एक्स बी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा उसी क्रम में एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। क्लियर भाई, जब एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी था तो एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। यहाँ पर एक्स बी क्या है, देखिए एक्स बी क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का मोल प्रभाज, और एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के मोलों की संख्या। और व्हाट इज एन ए, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या। क्लियर, तो एक्स बी आपका है ये विलायक का मोल प्रभाज, एन बी क्या है, सॉल्वेंट यानी विलायक के मोलों की संख्या, और एन ए क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। अब इन दोनों वैल्यूज को हम ऊपर वाले इक्वेशन में रख देंगे। ऊपर वाला इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी, तो यहाँ पर रख दे, क्या मिल जाएगा, एक्स ए की जगह पर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एक्स बी के प्लेस पे क्या रख देंगे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्लियर, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये होता है कि x इज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, यानी यदि हम एक्स ए की वैल्यू निकालनी हो हमें तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, या एक्स बी निकालना हो तो 1 माइनस एक्स ए। क्लियर है, तो ये हो गया मोल प्रभाज की, मोल प्रभाज किसे कहते हैं और किस तरीके से निकाला जाता है। तो मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन विलेयन का मोल प्रभाज बराबर विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज। अब विलेय का मोल प्रभाज निकालना हो या विलायक का निकालना, किसी एक का मोल प्रभाज निकाल लेंगे, दूसरे का 1 में से माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा। क्योंकि x बराबर एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि अगर हमें एक्स ए निकाल लेते हैं तो 1 में से हम एक्स ए की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमें एक्स भी मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल हम इसी पे ले लेते हैं, इसी पे हम एक न्यूमेरिकल लेंगे। एक यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल है, जैसे हमारे पास है 5.8 ग्राम ऑफ एसीटोन, 5.8 ग्राम ऑफ एसीटोन dissolved in 500 ग्राम ऑफ H2O, 500 ग्राम ऑफ H2O। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन एंड H2O। देखिए क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि 5.8 ग्राम ऑफ एसीटोन मतलब 5.8 ग्राम एसीटोन को 500 ग्राम जल में घोला गया। 5.8 ग्राम एसीटोन जो है डिसॉल्व किया गया 500 ग्राम जल में। कहने का मतलब विलेन किससे मिलके बना, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, विलेय प्लस विलायक।
तो सॉल्यूशन किससे मिलके बना है यहाँ पर, सोल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और विलायक से। तो इसमें विलेय क्या है, जिसकी मात्रा कम है वो विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा है वो आपका विलायक, या जो घुला है वो विलेय, जिसमें खोला गया है वो विलायक है। तो 5.8 ग्राम एसीटोन को 500 ग्राम जल में घोला गया, मतलब एसीटोन जल में घुला है, ना कि जल एसीटोन में। तो इसका मतलब 5.8 ग्राम जो है ये हमारा सोल्यूट हो गया, 5.8 ग्राम ये सोल्यूट हो गया, यानी एसीटोन हमारा जो है यहाँ पर सोल्यूट है। क्लियर है। और जो सॉल्वेंट है वो क्या है हमारा 500 ग्राम, वो भी क्या है हमारा, दैट इज H2O ग्राम में दिया हुआ, यानी कि विलेय हमारा क्या हो गया, एसीटोन हो गया, और विलायक H2O। को मिला के यहाँ पे हमको दो चीजें देखना है कि इसमें हमारा सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो सोल्यूट एसीटोन हो गया और सॉल्वेंट क्या हो गया, H2O हो गया। अब कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज निकालना है, एसीटोन और H2O दोनों के मोल प्रभाज निकालने हैं। तो अब देखिए पहले फॉर्मूला लिख दें, फिर देखिए हमें क्या क्या चाहिए। तो एसीटोन हमारा क्या है, विलेय है, यानी XA बराबर, XA यानी कि एसीटोन, एक्स यानी एसीटोन दिमाग में रखेंगे। एक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, Na अपॉन Na प्लस NB, यानी एसीटोन का मोल प्रभाज निकालना हो तो ये फॉर्मूला चाहिए, और ये जल का निकालना हो, वाटर का निकालना हो तो XB बराबर NB अपॉन NB प्लस Na। ये NB क्या, दैट इज H2O, यानी यदि जल का मोल प्रभाज निकालना हो तो XB इज इक्वल टू NB अपॉन NB प्लस Na चाहिए हमको फॉर्मूला। अब चलो फॉर्मूला पता चल गया, अब हम Na निकाल लें और NB निकाल लें तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो Na निकाल लें, तो Na बराबर क्या हो जाएगा भाई, N इज इक्वल टू W अपॉन M होता है, मोलों की संख्या बराबर भार ग्राम में बटे मोलर भार होता है। तो Na बराबर यानी विलेय का मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे आपका विलेय का मोलर भार, मॉलिक्यूलर भार। तो WA यानी N इक्वल टू W अपॉन M होता है, तो Na इक्वल टू WA अपॉन MA हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, देखिए WA की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे। अब एक चीज, हाँ, WA बराबर दिया हुआ 5.8 ग्राम और WB दिया हुआ है 500 ग्राम दिया हुआ है। क्लियर। अब हम मोलों की संख्या निकाल लेंगे, तो Na बराबर WA की जगह पर क्या रख दें 5.8, और Ma क्या हो जाएगा भाई, Ma निकाल लेना फॉर्मूले से, हम अणु भार तो निकालते ही हैं। तो हमारा A क्या है, एसीटोन है, A हमारा एसीटोन है, और B हमारा जो है H2O है, ये एसीटोन है और ये आपका वाटर है। तो A एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO CH3। तो इसका अणु भार निकाल लेंगे, देखिए अणु भार निकालिए, कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन है, यानी कि 12 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो 6 हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 16, इसको ऐड कर लेंगे, यहीं पे आप इसको ऐड कर लीजिएगा। तो 12 इंटू 3 प्लस 6 प्लस 16 इसको ऐड कर लेंगे, तो इसका मोलों की संख्या निकल जाएगी। अब NB निकाल लें, NB बराबर WB अपॉन MB हो जाएगा। तो NB बराबर WB कितना दिया है, 500 ग्राम दिया हुआ है, और H2O का अणु भार निकाल ले भाई, H2O बराबर 2 प्लस 16 यानी कितना हो गया 18। अब हमें विलेय के मोलों की संख्या पता चल जाएगी, विलायक के मोलों की संख्या पता चल जाएगी, इसको यहाँ पे रख देंगे हम, XA में रख देंगे, XA की वैल्यू निकल जाएगी। तो XB की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, XB बराबर 1 माइनस XA कर देंगे, तो हमें जो है मोल प्रभाज पता चल जाएगा, विलायक का भी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।